जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ग्रंथ में। दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं इंडिया के 47th रामसर साइट की, जो जिसका नाम है हैदरपुर वेटलैंड। हम बात करेंगे हैदरपुर वेटलैंड कहाँ पड़ता है, किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पार्ट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या होती है रामसर साइट और क्या होते हैं वेटलैंड। लेकिन दोस्तों इससे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ जाकर उसे सब्सक्राइब कर दें, जिससे आगे आने वाले सारी वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। क्योंकि अगर आप MPPSC, UPPSC या UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हम कोशिश करते हैं वीडियो को जितनी छोटी से रखा जाए, जिससे आप आराम से थोड़े टाइम पे देख लें, आपका टाइम सेविंग हो, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और हम उतनी ही चीज़ कवर करते हैं जितना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जब लंबा वीडियो बना के घंटे बढ़ा के, मेरा मकसद पैसे कमाना नहीं है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो के लास्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, 1 या 2 क्वेश्चन होंगे, उनको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है। अगर आपको पता, अगर नहीं पता है तो भी आप सर्च करके उसको बताने की कोशिश करें, ठीक है। तो हम अगर बात करें हैदरपुर वेटलैंड की, तो हैदरपुर वेटलैंड जो आपका वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के वेस्ट एरिया पे पड़ता है और ये करीब 47th रामसर साइट है कंट्री की। और उत्तर प्रदेश में इसका नंबर है 10th और 2463वां वर्ल्ड में है। और ये जो अप्रूव करता है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज करता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मिनिस्ट्री जरूर याद रखिएगा, बहुत बार पूछ लेता है और बहुत बार कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। फॉरेस्ट मिनिस्ट्री करके पूछ लेगा, मिनिस्ट्री ऑफ, तो पूरा नाम आप याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इसका नाम है। और इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है आपका यूनेस्को के द्वारा किया जाता है। तो यूनेस्को ने इसको अप्रैल में ही रिकॉग्नाइज कर दिया था, बट कंट्री ने जो अप्रूवल दिया है तो वो अप्रूवल अभी दिया है 2 दिन पहले। तो हम बात करेंगे कि वेटलैंड क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हैदरपुर वेटलैंड का पहले तो लोकेशन पता कर लीजिए कि वेस्टर्न यूपी में पड़ता है। इसके की पॉइंट की अगर हम बात करें तो करीब 6908 हेक्टेयर पे फैला हुआ है। और ये आपका मुजफ्फरनगर और बिजनौर वाला जो बॉर्डर एरिया पड़ता है, जो गंगा रिवर और सोलिनी रिवर एक वहाँ से बहती है, इसके बीच का एक पार्ट है। और ये हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर ही पड़ता है। तो हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हस्तिनापुर से अगर आपको मैं क्वेश्चन पूछूँ, आप कमेंट सेक्शन में बताने की जरूर कोशिश किया। एंशिएंट इंडिया में कुछ आर्टिफैक्ट्स यहाँ से मिले थे, कुछ रिमेन्स मिले थे। वो किस चीज़ के रिमेन्स थे जो सिर्फ हस्तिनापुर में सबसे ज़्यादा और सबसे यूनिक वे में मिले थे, आपको हमें बताना है कि हस्तिनापुर में ऐसा क्या मिला था एंशिएंट टाइम पे। एंशिएंट इंडिया का पार्ट है ये, एंशिएंट हिस्ट्री में क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो आपको अगर याद है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर याद नहीं है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम उसका जवाब जरूर देंगे। तो ये आपको याद रखना है, गंगा और सोलिनी रिवर के बीच का एरिया आपका पड़ता है और ये आपका मुजफ्फरनगर के आसपास है। और हैदरपुर वेटलैंड जो है मैन मेड लेक, 2 टाइप की लेक होती है। जैसे आपको अगर इन जनरल बात करें तो एक जो इंसान बनाता है, ठीक है, किसी पर्पज के लिए, और एक होता है जो क्रिएट हो जाता है नेचुरली, जैसे लोनार लेक आपका नेचुरली क्रिएट हुआ हुआ, ठीक है। 1984 में इसको फॉर्म किया गया था। और यहाँ जो होती है बायोडाइवर्सिटी का जो होती है, बायोडाइवर्सिटी जब कोई माइग्रेटिव बर्ड्स आती है, जैसे मंगोलिया से यहाँ पे बर्ड्स आती हैं क्रॉस करके, क्योंकि मंगोलिया में बहुत ज़्यादा जब स्नो फॉर्म हो जाता है, उनको रहने के लिए वहाँ प्रॉब्लम होने लगती है, तो ऐसे एरिया पे चल जाती हैं जो उनके रहने के लिए, जो उनके नीच के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंडिया में ऐसा क्लाइमेट थोड़ा सा रहता है, ना ज़्यादा ठंडा रहता है ना ज़्यादा गर्म रहता है, जिससे वो आसानी से सर्वाइव कर जाती हैं। तो उनको ये बायोडाइवर्सिटी जो प्रोवाइड हो जाती है वो थ्रू इनके वेटलैंड या जो क्रिएट किए जाते हैं बायोडाइवर्सिटी, उनके थ्रू मिल जाता है, ठीक है। तो ये आपका मंगोलिया से जो बर्ड्स आती हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे और क्या क्या पाए जाते हैं, यहाँ पे डॉल्फिन्स पाई जाती हैं, टर्टल्स पाए जाते हैं, एलिगेटर्स पाए जाते हैं, क्रोकोडाइल पाए जाते हैं और बटरफ्लाई पाई जाती हैं। और साथ में डियर्स भी मिलते हैं। और करीब यहाँ पे 30 प्लांट की स्पीसीज पाई जाती हैं, 300 बर्ड स्पीसीज पाई जाती हैं और 40 फिश स्पीसीज पाई जाती हैं और 102 वाटरफॉल स्पीसीज पाई जाती हैं। तो आपका बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप अगर क्वेश्चन आजकल के देख रहे हैं तो आपका साइंस एंड टेक और जो आपका इन्वायरमेंट्स और इकोलॉजी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने लगे हैं। बिकॉज़ ये थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना इसको कि बहुत ज़्यादा मतलब अभी जो चल रहा है, मतलब हिस्ट्री से रिलेटेड नहीं है, जो करंट से रिलेटेड है, जो कदम उठाए जा रहे हैं उनसे ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। अगर हम बात करें रामसर कन्वेंशन की, तो आपको जितना भी इकोलॉजी इन्वायरमेंट पढ़ेंगे आपको बहुत ज़्यादा कन्वेंशन ऐसे मिलेंगे जहाँ पे वो कन्वेंशन होता है उनके नाम पे रख दिया जाता है। तो ईरान में एक जगह है जिसका नाम है रामसर और 1971 में यहाँ पे कन्वेंशन किया गया था, 2 फरवरी 1971 में, जिसमें एक एग्रीमेंट साइन किया गया था, जिसमें वेटलैंड और इससे होने वाले इफेक्ट के लिए किया गया था। और इसको इफेक्ट किया गया था आपके
21 दिसंबर 1975, मतलब आप एक ओथ टाइप समझ लीजिए। 1971 में ओथ लिया गया था और 1975 में उसको अप्लीकेबल किया गया था। तो आप जब भी देखेंगे इकोलॉजी एनवायरनमेंट पढ़ेंगे तो आपका जैसे आप नागोया प्रोटोकॉल आप पढ़ेंगे, आपका कार्टेजिना पढ़ेंगे, ठीक है। तो जहाँ पे ये चीज़ होती है उनके नाम से इनको नाम रख दिया जाता है, इससे आपको एक तो रिमेंबर करने में आसानी रहती है और इनका सबका हम जब इन्वायरमेंट पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि इन पे क्या क्या वो लिया गया था, क्या क्या स्टेप लिए गए थे, क्योंकि ये कन्वेंशन इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम बात करें वेटलैंड की। वेटलैंड क्या होते हैं? तो रामसर साइट कन्वेंशन के हिसाब से वेटलैंड एक ऐसा जगह होती है जो वाटर से फुल होती है और कम से कम 8 महीने, 12 महीने में से कम 8 महीना वाटर से फुल रहे और करीब 200 स्पीसीज बर्ड्स की कम से कम 200 स्पीसीज वहाँ पे आती है। मिनिमम ये क्राइटेरिया यही है। आपको 3 नंबर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ वेटलैंड। अगर मेंस की प्रिपरेशन है और अगर ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर रहे हैं तो ऑल ऑफ द अबव में पूछा जा सकता है कि वेटलैंड जहाँ पे 8 महीने से ज़्यादा कम से कम 8 महीने कम से कम 1 साल में वाटर रहे और कम से कम 200 स्पीसीज ऑफ बर्ड की कम से कम वहाँ पे होनी चाहिए, तो उसको हम वेटलैंड घोषित करते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब कि थोड़ा सा एक छोटा सा पॉन्ड टाइप है और जहाँ पे बर्ड्स ही नहीं आते उनको हम रामसर। तो इनके लिए बहुत मतलब जो टीम होती है यूनेस्को की टीम आती है चेक करती है और उनके इंपॉर्टेंस को समझती है और इसके बाद उसको डिक्लेयर कर देती है। इसको डिक्लेयर करने से फ़ायदा क्या होता है, तो हम बात करें अगर तो इसको डिक्लेयर करने से फ़ायदा ये होता है कि आपका जो यूनेस्को है इसमें सपोर्ट करती है, मतलब वर्ल्ड बैंक भी इसमें सपोर्ट करता है, वर्ल्ड का जो इन्वॉल्वमेंट इसमें रहता है। उसके अलावा एक ऑब्लिगेशन हो जाती है आपकी सेंटर की, मतलब नेशन जहाँ पे वेटलैंड को डिक्लेयर किया गया है कि इसको प्रोटेक्ट करने की। इस पर अगर प्रोटेक्शन नहीं किया गया तो आपको जुर्माना भी भरना पड़ता है। आपको जो फंड रिलीज होते हैं वो फॉरेन से भी रिलीज होते हैं और आपके साइड से भी रिलीज किए जाते हैं, स्टेट के थ्रू भी रिलीज किए जाते हैं और आपका सेंटर के थ्रू रिलीज किए जाते हैं। बिकॉज अभी हमारा मेन मोटो रह गया है अपने एनवायरनमेंट को बचाना। जिस तरह से ग्रीन हाउस जिसका ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। अभी आपको पता है कि कार्बन को हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं, टेम्परेचर को हम 1.5 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन करने की हम कोशिश करें, उससे ऊपर नहीं जाए, बिकॉज इसके बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव हो सकते हैं। आपका स्नो पिघलने लगेगा, जितने आइलैंड कंट्री हैं वो डूबने के चांसेस हैं। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा जोर किया जा रहा है। अभी तक देखेंगे आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो आने की कोशिश की जा रही है, कार्बन को कम करने की कोशिश किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा बंधन लगाए जा रहे हैं, जैसे चाइना जैसी कंट्री सबसे ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करती है, ठीक है। तो इसके लिए ये वेटलैंड इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इससे क्वेश्चन आने की संभावना बढ़ जाती है। अगर क्वेश्चन की बात करें तो आपको हमें बताना है कि पहला और सबसे बड़ा वेटलैंड इंडिया में, मतलब रामसर साइट के हिसाब से, रामसर कन्वेंशन के हिसाब से इंडिया में पहला कौन सा डिक्लेयर किया गया था, कौन से ईयर में डिक्लेयर किया गया था और लार्जेस्ट वेटलैंड कौन सा है। और अगर आप MPPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको बताना है MP में कितने रामसर साइट या वेटलैंड है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज MP में कम है, बहुत ज़्यादा कम है, तो आपको ये क्वेश्चन आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसके अलावा आप अगर UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि क्या होता है रामसर कन्वेंशन और क्या होता है वेटलैंड, ठीक है, और कब हुआ था, इसको कब। क्योंकि 2 चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि 1971 में इस पर कन्वेंशन किया गया था, बट इसको ऑथोराइज़ किया गया है 1975 में। बहुत घुमा के क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा पैटर्न चेंज कर दिए गए हैं एग्जाम के। तो आंसर को हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आपको किसी पे डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और हमारे चैनल को लगातार आप देखते रहिए, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आपको देखने को मिलेगा और बहुत ही छोटे वीडियो हम बनाने की कोशिश करेंगे जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस।